हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काजल तोमर और आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्य अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसके पतन के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि उसका पतन कैसे हुआ तो आप कुछ कारण है जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि नदियों ने रास्ता बदल दिया तो वो नष्ट हो गए। ठीक है, वहाँ पे सूखा पड़ा, बाढ़ आई या फिर भूकंप आ गया जिससे वहाँ की जो वहाँ पे जो भी भवन थे, दुर्ग थे वो नष्ट हो गए, है ना। या फिर एक कारण माना जाता है कि ठीक है, एक कारण ये भी माना जाता है कि आर्यों ने, ठीक है, आर्यों ने हड़प्पा या सिंधु सभ्यता पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब सिंधु सभ्यता पर आक्रमण किया गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आक्रमण कर दिया तो फिर वो सभ्यता जो है वो नष्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, है ना। वो नष्ट हो गई, ठीक है, तो वो सभ्यता नष्ट हो जाएगी आपकी। तो देखो, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वैदिक सभ्यता, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता या फिर हम जिसे वैदिक काल भी कह सकते हैं। वैदिक काल जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1200 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। ठीक है, अब 1200 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वैदिक सभ्यता का उदय कहाँ से हुआ तो इसमें भी अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है, अब जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं जापान की। ठीक है, जापान की बात करें तो पेनका जी ने कहा है कि वैदिक सभ्यता जो है वो जापान से आई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम अपने भारत के बारे में बात करते हैं। भारत में हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान दास। ठीक है, भगवान दास जी ने कहा कि वैदिक सभ्यता जो है वो भारत से आई है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी ध्रुव के बारे में। उत्तरी ध्रुव के बारे में, उत्तरी ध्रुव की बात करें तो देखिए हम तिलक लगाते हैं, है ना। तो फिर तिलक जी ने कहा कि ये जो वैदिक सभ्यता है या आर्य जो लोग हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। हमें पता है, हम अच्छे से जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो उपनाम है वो आर्य सभ्यता है ना। आर्य सभ्यता के नाम से भी हम वैदिक सभ्यता को जानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मध्य एशिया के बारे में। मध्य एशिया के बारे में अब किन्होंने कहा? अब मध्य एशिया से आर्य आए हैं ये कहा था मैक्स मुलर जी ने। ठीक है, मैक्स मुलर जी ने कहा कि ये जो मध्य एशिया से आए हैं आर्य लोग, ठीक है, और या फिर कह सकते कि वैदिक सभ्यता का उदय मध्य एशिया से ही हुआ था। और ज़्यादातर जोर मध्य एशिया पर दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में हमें मध्य एशिया पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम मध्य एशिया हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता का उदय मध्य एशिया से हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी एक
एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं आप भारत का नक्शा बनाती हूँ। ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाऊँगी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझाने के लिए भारत का जो नक्शा है वो बना पाऊँ आपके लिए, ठीक है। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है। काफ़ी अजीब बना है, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं। ये हमारा भारत का नक्शा है। अब यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ है हमारा अफ आस अफ लिख देती हूँ, अफ़गानिस्तान। यहाँ अफ़गानिस्तान से ये लोग होते 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 यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है खैबर दर्रा, ठीक है। यहाँ पे खैबर दर्रा पड़ता है। यहाँ मैं खा लिख देती हूँ। मेरा बोर्ड काफ़ी छोटा है गाइस, तो इसलिए मैं लिख भी ठीक से नहीं पा रही हूँ। बस आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ। तो ये माना जाता है कि खैबर दर्रे से इन्होंने प्रवेश किया। खैबर दर्रे से इन्होंने प्रवेश किया। यहाँ पे आपको पता होगा कि इस साइड यहाँ पे मुंजवत चोटी है। मुंजवत 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 पर्वत है। यहाँ पे से हमें सोमरस मिलता है। सोमरस जो कि एक पेय पदार्थ है। सोमरस हमें मिलता है, ये एक पेय पदार्थ है। इस मुंजवत चोटी का जो मुंजवत हिमालय का जो वर्णन है वो हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। और हमें पता है कि सोमरस पेय पदार्थ है जो राजा लोग इसका सेवन किया करते थे। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये खैबर दर्रे से होते हुए इन्होंने ये यहाँ पे आए। कहाँ तक आए ये लोग? खैबर दर्रे से ये लोग होते होते, है ना। एक मिनट गाइस, ठीक है। जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान है, ठीक है। यहाँ से ये लोग आए और इधर हमारा एक खैबर दर्रा पड़ता है। खैबर यहाँ पे हमारा खैबर दर्रा पड़ता है, ठीक है। ये हमारा खैबर दर्रा पड़ता है। कौन है प्रियंका? प्रियंका खैबर, यहाँ पे खैबर दर्रा है। यहाँ से ये लोग आए, ठीक है। यहाँ पे इधर की साइड यहाँ हमारे एक मुंजवत हमारा एक मुंजवत हिमालय पड़ता है। यहाँ हमें सोमरस मिलता है। सोमरस इस मुंजवत चोटी का हमें उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में मिलता है हमको सोमरस का उल्लेख। हम जानते हैं कि सोमरस जो है वो एक पेय पदार्थ है ना, जिसे राजा लोग पिया करते थे। और यहाँ पे इधर की साइड जो गंगा नदी है ना हमारी, गंगा नदी तक इनका फैलाव था, और यहाँ से राजस्थान तक, ठीक है। तो ये यानी कि इनका ये अफगानिस्तान से आए, खैबर दर्रे से इन्होंने प्रवेश किया। ये इधर इधर आते आते इनका जो विस्तार था वो मंजवत चोटी से और ये पूरा राजस्थान तक इनका विस्तार कुछ ऐसे करके रहा, ठीक है। अब ठीक है, अब इतना देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं। हमें बता रही थी कि वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो वेद लिखा जाता है ऐसे। अगर हम इसमें इसमें एक प्रत्यय लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? वैदिक। वैदिक, ठीक है। वैदिक हो जाएगा, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में या आर्य सभ्यता के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो वैदिक सभ्यता से मिलती है। वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं, ठीक है।
कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। वेद हमारे 4 है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब ये जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये हमारे तैत्तरीय वेद कहलाते हैं। कौन से? तैत्तरीय वेद ये कहलाते हैं। ये जो हमारा अथर्ववेद है ये नवीन वेद है। ठीक है, ये जो हमारे 3 वेद हैं ये प्राचीन प्राचीन वेद है। ठीक है, और ये जो हमारा अथर्ववेद है ये हमारा नवीन वेद है। ठीक है, अब अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो देखिए, अथर्ववेद अर्थवेद नहीं होता है, अथर्ववेद होता है। एक बार क्वेश्चन किया गया था कि निम्न में से कौन सा वेद है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अर्थवेद। तो अर्थवेद नहीं होता, अथर्ववेद होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इस अथर्ववेद में हमें टोना टोना टोटका, जैसे टोना आपका है ना, एक टोटका और ताबीत ताबीत ठीक है, ताबीत, ये सब जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, यानी कि अथर्ववेद में टोना टोटका, ताबीत जैसी ये सब चीज़ें बताई गई हैं और ये एक नवीन वेद है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ऋग्वेद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। वेद हमने देख लिया, अब हम एक और देख लेते हैं जिसका नाम है, जिसे हमें पता है, पुरातत्व स्रोत। ठीक है, पुरातत्व स्रोत, पुरातत्व स्रोतों में हमारा एक आ जाएगा अभिलेख, आ जाएगा हमारा, है ना, अभिलेख। ठीक है, अब अभिलेख, एक जो अभिलेख है उसका नाम है बागोचकोई। बागोचकोई, एक बार से दोबारा से लिख देता हूँ, इसका नाम है बागोच कोई। बागोच कोई की हम बात करें, इसकी भाषा की बात करें तो ये ईरानी में लिखी गई थी। ईरानी भाषा में ये लिखी गई थी। ठीक है, ईरानी भाषा में लिखी गई थी। ईरानी भाषा में लिखी गई थी। इसमें 4 देवताओं का विवरण है, वो कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। इंद्र, ठीक है, मित्र,
ठीक है। इंद्र, मित्र, इंद्र, मित्र और वरुण। ठीक है, इंद्र, मित्र और वरुण। और एक है नारुये, नारुये वेद। ठीक है, नारुये। ये 4 देवता है जिनका विवरण हमको बागोच कोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये 4 देवताओं का विवरण हमको बागोच कोई अभिलेख में देखने को मिलता है। ईरानी भाषा में लिखा गया था ये। ठीक है, और दूसरे पुरातत्व स्रोत की बात करें तो वो है हमारे मृदभांड। ठीक है, मृदभांड। मृदभांड भी 2 मृदभांड है, उसे भी हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में बांटेंगे, वो भी देख लेते हैं। 2 पार्ट्स में बांटने वाले थे हम। एक है हमारा गेरुवाणी। ठीक है, दूसरा है हमारा चित्रित धूसर। ठीक है, ये जो गेरुवाणी है, गेरुवाणी जो मृदभांड है, ये ऋग्वैदिक काल का है। ठीक है, और ये जो चित्रित है ये उत्तर वैदिक काल का है। ठीक है, इतना समझ में आया। गेरुवाणी जो है ये ऋग्वेद काल का है। ठीक है, और चित्रित धेसुर में जो है ये चित्रित धेसुर ये उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। ठीक है, माना जाता है नहीं, ये चित्रित धूसर जो है ये उत्तर वैदिक काल का ही मृदभांड है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वैदिक सभ्यता में हमको पता है कि लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, लोहे की खोज यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन लोहे की खोज ओनली ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी। ठीक है, लोहे की खोज ऋग्वैदिक काल में लोहा जो था वो नहीं था। ठीक है, लोहा जो था नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा जो था वो था। ठीक है, लोहे की खोज लोहे की जो खोज थी वो हो चुकी थी। इतना समझ में आया। देखो, ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में लोहा नहीं था, बाकी तांबा, ठीक है, कांसा, देखो तांबा कांसा था। ठीक है, सोना, पत्थर और चांदी, इन सब के बारे में, मतलब इन सब का उपयोग करना उन्हें पता था, लेकिन लोहा जो था उसके बारे में
उन्हें नहीं पता था, यानी कि लोहे से ये लोग अवगत नहीं हुए थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब वही बात हम यहाँ पे करेंगे। जैसे अब हमने देख लिया कि मृत भांडों से भी हमें पता चलता है। ठीक है, मृत भांड से हमें पता चल जाता है, अभिलेख से हमें पता चलता है, वेद से हमें पता चलता है ना। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में कि ये सभ्यता कैसी थी। तो आपने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। मैं शॉर्ट ही लिखूंगी, एक ही बार फुल में लिखूंगी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अभी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके समाज की। अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देख रहे हैं। बात करें समाज की, तो सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, मातृ सत्तात्मक था। लेकिन वैदिक काल का समाज था पितृ सत्तात्मक। ठीक है, इतना समझ में आया। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का काल मातृ सत्तात्मक था, वैदिक सभ्यता का काल पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो सबसे प्रचलित भाषा या प्राचीनतम भाषा की बात करें तो वो है भाषा है संस्कृत। संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के बारे में भी कई सारी चीजें हैं। इसकी जो लिपि है ना, लिपि संस्कृत, अगर हम पहली लिपि की बात करें तो वो है ब्राह्मरी लिपि। ब्राह्मरी लिपि, ब्राह्मी लिपि जो संस्कृत भाषा है वो सबसे पहले ब्राह्मरी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, ये भी आपको बता दें, ब्राह्मरी लिपि में ये लिखी गई थी। ठीक है, और संस्कृत भाषा की जो प्रशंसा की थी, संस्कृत भाषा की प्रशंसा जो की थी, उनका नाम था मैकडोनल जी। ठीक है, मैकडोनल मैकडोनाल्ड जी ने संस्कृत भाषा की प्रशंसा की थी। ठीक है, ये भी हमने जान लिया। मैकडोनल्ड जी ने संस्कृत भाषा की प्रशंसा की थी, और मैकडोनल्ड ने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। द हिस्ट्री ऑफ, यहाँ तो पूरा आ नहीं पाएगा, संस्कृत लिटरेचर। द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इसको एक ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, तो टी या टी एच लिख सकते हैं, द
एच से हिस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ तो यूँ ही है, संस्कृत का एस लेते हैं, एल से लिटरेचर, ठीक है। द संस्कृत ऑफ द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के जो लेखक हैं वो है मैकडोनाल्ड, ठीक है। मैकडोनाल्ड जी ने द संस्कृत ऑफ लिटरेचर बुक में लिखी और संस्कृत भाषा की काफ़ी प्रशंसा भी की थी, ठीक है। अब अगर हम ऋग्वैदिक काल के वैदिक काल की व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय की अब हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो प्रमुख एक व्यवसाय था वो था, प्रमुख व्यवसाय था इनका पशुपालन, ठीक है। और इनका जो दूसरा जो एक गौण व्यवसाय था वो था कृषि, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पशु पालते थे, है ना। ये भी लोग पशु भी पालते थे, ये कृषि भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कृषि क्या करते थे, वहाँ पे भी अनाज के दाने मिले हैं, यहाँ भी लोग कृषि क्या करते थे, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये देख लिया, व्यवसाय था इनका कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है। ये इनका व्यवसाय था, इतना हमने जान लिया। अब जैसे देखो, हमें पता है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है ज्येष्ठ, ठीक है। और कुलीन, ठीक है। कुलीन, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। कुलीन, ठीक है। ज्येष्ठ कुलीन, ये आर्य का अर्थ होता है। इतना भी हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं कि एक जो महत्वपूर्ण बात, हमें पता है कि सिंधु सभ्यता को लिखने का ज्ञान था, वहाँ पे मतलब लिखने का ज्ञान था उन्हें। लिपि मिली है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि वो कुछ आड़े टेढ़े मेढ़े या ऐसे कुछ इस टाइप के शब्द, है ना। और कह सकते कि स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, इस टाइप के कुछ आड़े टेढ़े मेढ़े शब्द मिले हैं जिनका कोई मतलब निकल के नहीं आ पाया है ना। तो लेकिन जो वैदिक सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे जो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि इसको हम लेखन लिख लेते हैं, लेखन ज्ञान। इनको लेखन ज्ञान नहीं था, ठीक है। वैदिक सभ्यता के लोगों को यहाँ पे वैदिक सभ्यता के लोगों को लिखने का ज्ञान इनको नहीं था, इतना समझ में आया, ठीक है। तो इनकी शिक्षक लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ पे शिक्षा हुआ करती थी,
ठीक है। यहाँ पे शिक्षा होती थी, यहाँ पे जो शिक्षा हुआ करती थी वो होती थी, यहाँ जो शिक्षा होती थी वो मौखिक होती थी। ठीक है, मौखिक शिक्षा यहाँ पे होती थी। छोटा सा स्ट्रक्चर या इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं। इनकी जो शिक्षा थी वो मौखिक हुआ करती थी। ठीक है, अब इनकी शिक्षा थी वो मौखिक हुआ करती थी, इन्हें लिखने का ज्ञान नहीं था, है ना। अब हम बात करते हैं अब मैं जो आपको स्ट्रक्चर करवा रही हूँ उसमें एक और चीज आपको नोट करनी है, वो ये कि ये लोग नमक का सेवन नहीं करते थे। ठीक है, ये लोग नमक का सेवन नहीं करते थे। ठीक है, लिखने का इनको ज्ञान नहीं था, शिक्षा मौखिक होती थी। ठीक है, नमक का सेवन नहीं किया करते थे। अब हम बात करें कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दो भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें, मैंने आपको बताया था, वेदों से। जिसका टाइम पीरियड, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना था? 1500 से 600 BC इसका टाइम पीरियड रहा है। और ऋग्वैदिक काल में अगर बात करें, वेद, ऋग्वैदिक काल की बात करें तो हम ऋग्वेद की भी बात कर लेते हैं। ऋग्वेद यहीं से देख ले, साड़ी में ही उड़ी तना है कि ऋग्वेद, यहीं से देख। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। उन 10 मंडलों में जो एक प्राचीनतम मंडल है, प्राचीनतम है पहला और सातवां। ठीक है, ये पहला और सातवां जो मंडल है वो प्राचीन मंडल है हमारा। और देखते हैं 1462 ऋचाएं हैं। 1462 ऋचाएं हैं। ठीक है, 10 मंडल है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं,
ठीक है। 1462 ऋचाएँ हैं और पहला मंडल में पहला और 7वां जो मंडल है वो प्राचीनतम मंडल है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। मंडल की ही बात कर रहे थे तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता के बारे में मैंने बताया था, मुंजवत में सोम पेय पदार्थ है जिसका सेवन राजा किया करते थे। तो 9वें मंडल में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और तीसरे में जो तीसरा है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ये गायत्री मंत्र लिखा किसने और किसको समर्पित किया वो भी बता देती हूँ। गायत्री मंत्र लिखा था विश्वामित्र जी ने। ठीक है, विश्वामित्र जी ने इसको लिखा था और समर्पित किया था इन्होंने सावित्री जी को। ठीक है, सावित्री जी को समर्पित किया था। सावित्री जी को समर्पित किया था पुष्कर झील के पास इनका एक मंदिर है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में जो कि राजस्थान में पड़ता है ना। अब हम मंडल की बात कर रहे थे। ठीक है, इन मंडल में कुछ जो सूक्त है, कितने सूक्त थे? 1428 1428 तो नहीं थे, आई थिंक 1028 सूक्त थे। ठीक है, 1028 सूक्त थे। 1028 सूक्त। ठीक है, 1028 सूक्त थे, जिसमें से एक सूक्त था जिसका नाम था पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त से ही इस पुरुष सूक्त से ही 4 जनजातियां का मतलब उदय हुई मुख से। ठीक है, भुजाओं से, जांघों से और स्पेस भी तो नहीं बचा मेरे पास, चरण यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे चरण। ठीक है, अब मैं आगे ले जाती हूँ, उसको थोड़ा शॉर्ट लिखती हूँ। भुजा, जांघ और चरण। ठीक है, मुख से हुए थे ब्राह्मण। ठीक है, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, इससे शूद्र। ठीक है, शूद्र लिखा है मैंने यहाँ पे, ये शूद्र है, शूद्र। ठीक है, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और चरण से शूद्र। ये 4 जातियों को जो उदय था वो वैदिक काल में हुआ था।
ठीक है। बता दे। प्रियंका आंटी पता नहीं आई है, आती तो बोलती ना। वो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, जो हमने 10 मंडल पढ़े, पुरुष सूक्त पढ़े, सूक्त पढ़े, ऋचाएं पढ़ी है ना। अब हम अच्छा तू मेरे को ये यहाँ पे समझा दे बेटा, जानेंगे ये जो धक्के खाते हैं ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। 25 नदियों का उल्लेख है यहाँ पे, ठीक है। अब कौन कौन सी है ये मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन सी नदियां हैं। सरस्वती प्लस द्विहती, ठीक है। सरस्वती और द्विहती नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। 25 नदियां काफ़ी सारी हैं, मेन मैं आपको बता रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊँ, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, एक मिनट, उपनाम है, वो है नदीतमा। सरस्वती नदी का उपनाम है, ठीक है। और उनके उपनाम बताऊंगी, ठीक है। मेरी स्क्रीन छोटी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, शॉर्ट में मैं लिखूंगी, शॉर्ट में बताऊंगी। यहाँ पे हम नदी लिख देते हैं, नदी, ठीक है। यहाँ पे उप से उपनाम, ठीक है। सिंधु को सिंधु नदी ही बोला जाता था। झेलम को वित्सा कहा जाता था, वित्सा, ठीक है। वित्सा नदी, झेलम को वित्सा नदी कहा जाता था। चेनाब, ये सिंधु घाटी की 5 सहायक नदियां हैं, आपको पता होगा। चेनाब को अस्किना कहा जाता था, अस्किना। इतना हो गया। सिंधु को सिंधु कहा जाता था, झेलम को वित्सा कहा जाता था, और चेनाब को अक्सिना कहा जाता था। अब आगे चलते हैं। अक्सिना कहा जाता था। रावी को कहा जाता था पुरुवनी, ठीक है। रावी को पुरुनवी, व्यास को कहा जाता था व्यास को विपासा, ठीक है। व्यास को विपासा। सतलुज को कहा जाता था शतुद्री, ठीक है। शतुद्री कहा जाता था। इतना समझ में आ गया। रावी को पुरुषवती, व्यास को विपासा, शतलुज को शुद्धदरी। और एक गंडक, इसको सदानिका इसको कहा जाता था, ठीक है। सदानिका इसे कहा जाता था, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं, ऋग्वैदिक काल को समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ये जो
वैदिक काल है, इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला शास्त्र सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, इन 4 भागों में बांट के हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेस नहीं है इस वजह से पूरा नहीं लिख पाऊंगी मैं, फिर भी कोशिश नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो इतना मैंने आपको बता दिया कि हम इसको 4 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक, 4 भागों में हम इसको बांटेंगे। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हम। मेरा कोई काम तो है ना, का काम छूट रहा है हमारे करने ही में। चश्मा तेरे लग रहा ना, मेरे को ये चिंता है सबसे ज्यादा। एक चीज यहाँ पे थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी। ठीक है, कर्म आधारित थी, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये सही थी। ठीक है, थी यहाँ पे कुछ विदुषी महिलाएं थी जो बहुत काफी विदुषी महिलाएं जो थी वो थी ये एक ट्रिक है याद करने की इन महिलाओं को। अब उनके नाम भी बता देती हूँ मैं। उनके नाम एल से था लिपासा, देखो एल से था लोपामुद्रा। ठीक है, एल से लोपामुद्रा, आई से इंद्राणी, सी से सिक्ता, ए से था अपाला और के से कक्षावृता। ठीक है, ये LICA ये कुछ विदुषी महिलाएं थी उस समय की। ठीक है, लोपामुद्रा, इंद्राणी, सिक्ता, अपाला और कक्षावृता, ये ऋग्वेद काल की विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, ये ऋग्वेद काल की हम बात कर रहे हैं। ऋग्वेद काल की ये विदुषी महिलाएं रह चुकी हैं। ठीक है, ये लोग शाकाहार और मांसाहारी, ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही यहाँ पे थे। ठीक है,
भोजन की बात करें अगर हम अब भोजन, तो ये दूध, दही और इस टाइप की चीज़ें ये भोजन का सेवन करते थे, दूध दही वगैरह, है ना। कपड़े की बात करें, कपड़ा सूती, ऊनी और रेशमी। सूती, ऊनी, रेशमी, ये तीनों तरीके के कपड़े पहना करते थे, ठीक है। मनोरंजन की बात करें, मनोरंजन की बात करें तो ये शिकार करते थे और सोमरस का सेवन भी किया करते थे, ठीक है। और एक और इनका मनोरंजन का तरीका था, वो था धूत क्रीड़ा। ये भी इनका एक मनोरंजन का एक तरीका था, धूत क्रीड़ा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख लिया पढ़ाई यहाँ पे मौखिक थी, मौखिक पढ़ाई हुआ करती थी, इतना हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। लगभग क्लियर हो गया हमें, ठीक है। ये लोग इनकी पढ़ाई मौखिक थी, भोजन के लिए ये इनके लिए दाल और दूध दही उड़द जैसी चीज़ों का सेवन करते थे, ठीक है। मनोरंजन के लिए ये सोमरस पिया करते थे, शिकार करते थे और धूत क्रीड़ा किया करते थे। और अगर हम बात करें इनके कपड़े, ये कपड़े कैसे पहनते थे, ऊनी, सूती और रेशमी, तीनों तरीके के कपड़े पहना करते थे, ठीक है। यहाँ पे बाकी हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे मैं कहाँ पॉज करती हूँ मैं। ऋग्वेद में 33 देवताओं का 33 देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। कौन कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और दक्षिणा, ठीक है। इंद्र जो थे आपके वर्षा के देवता थे, ठीक है। इंद्र वर्षा के देवता, वरुण थे वो जल के देवता थे, ठीक है। सोम के जो देवता थे वो सोमरस के देवता माने जाते थे, पेय पदार्थ के। अदिति जो है उनका उन्हें देवताओं की माँ कहा जाता था। और जो दक्षिणा जो वो जंगल के देवता, उन्हें कहा जाता था, ठीक है। और देखो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ऋग्वेद में देवता आ गए थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक है। राजनीतिक जीवन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखो,
राजनीतिक जीवन में इनका जीवन कैसा था। ये 5 उसमें बटे थे, भागों में कुल, ठीक है। एक मिनट, कुल ग्राम, ठीक है, और विश्व और जन, जिसको हम राष्ट्र भी कह सकते हैं, ठीक है। कुल ग्राम, विश्व, जन और महाजनपद, महाजनपद, ठीक है। कुल ग्राम, विश्व, जन और महाजनपद। अब इनके मुखियाओं के बारे में देखते हैं। कुल का जो मुखिया था उसको क्या कहा जाता है। कुल के मुखियाओं को कुलुप कहते हैं। विश्व के जो ग्राम के जो मुखिया थे उसे ग्रामणी कहा जाता था, ठीक है, ग्रामणी कहा जाता था। विश्व के देवता जो थे उनको विश्वपति कहा जाता था, उनको कहा जाता था विश्वपति, ठीक है। और जो जन के होते थे उनको राजा कहते थे, ठीक है, और महाजनपद के भी राजा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो जन के जो राजा होते थे उनका जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, ऐसे याद रखना, वंशानुगत नहीं था, ठीक है। ऋग वैदिक काल में वंशानुगत नहीं हुआ करता था, ठीक है। और राजा जो था वो भूमि का स्वामी ना होकर युद्ध का स्वामी होता था। वो युद्ध का स्वामी होता था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। विदत एक संस्था थी, ये एक संस्था थी, ठीक है। यहाँ पे जो सेना थी इनके सैनिक लूट का विभाजन होता था यहाँ पे, ठीक है। महिलाएं सभा में भाग ले सकती थी, ठीक है। और कार्य एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। ऋग्वेद के 8वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का विवरण उनको मिलता है। किसका? 10 राज्य युद्ध का। 10 राज्य युद्ध का हमको यहाँ पे विवरण मिलता है। 10 राज्य युद्ध, ये 10 राज्य युद्ध क्यों हुआ था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 10 राज्य युद्ध के होने के क्या कारण थे, क्यों, किस वजह से 10 राज्य युद्ध हुआ था। 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य
देखिए, 10 से ही पता चल रहा है कि 10 राजाओं का युद्ध। ये क्यों हुआ था? ये रावी नदी के किनारे पे 10 रागे का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसका जो एक कारण था कि इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण या रीज़न था कि 10 रागे युद्ध हुआ था कि जो सूरदास राजा ने अपने जो मंत्री था, उनका नाम था विश्वा, ठीक है। उस विश्वा को बेइज्जत करके सभा से निकाल दिया था, तो फिर उस विश्वा ने इसको अपना अपमान समझ के 10 राजाओं का एक संगठन बनाया था और उस राजा से फिर युद्ध किया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो 10 राज्य युद्ध था हमारा, वो सफल नहीं रह पाया था, ठीक है। 10 राज्य युद्ध हमारा सफल नहीं रह पाया था और हार की यहाँ पे उस विश्वा की हार हुई थी और जो राजा था जिनका नाम सूरदास था, उनकी जीत हो गई थी, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक जो प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे वो थे पुरोहित। कौन थे वो? पुरोहित। पुरोहित यहाँ पे मुख्य थे। पुरोहित जो पंडित वगैरह होते हैं, है ना। इतना यहाँ पे हमने जान लिया, ठीक है। अब हमें आपकी आर्थिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन यहाँ पे कैसा था? आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें, आर्थिक जीवन यहाँ पे कैसा था? आर्थिक जीवन देखो, मूल आधार यहाँ पे पशुपालन था, गौण यहाँ पे कृषि था, ठीक है। संपत्ति यहाँ पे पशु को माना जाता था। अधिकांश जो लड़ाइयाँ थी वो यहाँ पे केवल गाय के लिए की गई थी। गाय के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय के लिए युद्ध या गाय हेतु युद्ध। स्पेस नहीं है इसलिए इतनी सारी बातें नहीं लिख पा रही हूँ मैं, ठीक है। गाय हेतु, गाय के लिए युद्ध क्या था? गाय इनका पूज्य पशु था, ठीक है। जो इनका पूज्य पशु था वो गाय थी, ठीक है। और इनका जो पालतू कुत्ता पालतू था वो कुत्ता था। इतना पता है हमें, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे जान लिया, ठीक है। पूज्य पशु गाय, पालतू पशु कुत्ता था, ठीक है। और अन्य भी यहाँ पे पशु पाए गए थे। हाथी, गाय, भेड़, ऊंट, बकरी, ठीक है। ये सब यहाँ पे प्रजा को, एक और चीज अगर हम देखें कि प्रजा राजा को स्वेच्छा से, एक बहुत अच्छी चीज थी यहाँ पे, जो प्रजा थी ना वो राजा को स्वेच्छा से कर दिया करती थी। कितनी अच्छी बात है, स्वेच्छा से कर देती थी, कर स्वेच्छा से देती थी। इतना समझ में आ गया? कर कर स्वेच्छा से देती थी जनता। किसको देती थी? राजा को, ठीक है। स्वेच्छा से देती थी, कोई दबाव नहीं था उन पे, स्वेच्छा देती थी, ठीक है। इनको नमक, कपास की जानकारी नहीं थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कपास के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। ये इनको नमक और कपास की जानकारी नहीं थी, ठीक है। लोहे से ये लोग अपरिचित थे। और यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो फसल मिली है, गेहूँ जो जैसी कुछ फसलें मिली है। आगे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसके राजनैतिक आर्थिक विकास कैसा था, इतना हम जानेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।